नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा सिंह है। अपनी थायराइड सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म यानी कि मोटा करने वाले थायराइड के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म जैसे कि नाम बता रहा है, हाइपो मतलब कम, यानी कि इस बीमारी में हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, जिसका मोस्ट कॉमन रीजन है थायराइड हॉर्मोन्स जो कि T3 T4 है, उनकी कंसंट्रेशन अपने ब्लड में कम हो जाती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हाइपोथायरायडिज्म को हम आखिर पहचानेंगे कैसे, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने हाइपरथायरायडिज्म में डिस्कस किया कि उसमें जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है, तो हाइपोथायरायडिज्म में हार्मोन्स की कमी की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वेट गेन हो जाता है, हमें भूख कम लगती है और हम कम खाते हैं लेकिन फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा होता है। हमारी इम्यूनिटी इन जनरल कम हो जाती है, तो जो हमें कॉमन इन्फेक्शंस है वो काफ़ी इजीली लग जाते हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें बदहजमी या कब्जी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारा जो हार्ट रेट है वो कम हो जाता है और हमारी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है। माइंड में हमारे मूड स्विंग्स काफ़ी कॉमन हो जाते हैं और हमें डिप्रेशन और फॉरगेटफुलनेस जैसी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। फॉरगेटफुलनेस यानी कि हम चीज़ों को भूलना शुरू कर हो जाते हैं, हमारी मेमोरी थोड़ी कम हो जाती है और हमारी स्पीच भी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। जिस पेस में हम नॉर्मली बोलते हैं, अगर हमें हाइपोथायरायडिज्म हो जाए तो काफ़ी लोगों में उनके बोलने की स्पीड कम हो जाती है। फिर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में हमारे मसल्स में और बोन्स में पेन होना शुरू हो जाता है। इन जनरल हमें काफ़ी थकान महसूस होती है। हमें इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज भी आ सकते हैं। फीमेल्स में जो उनके पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं और उसमें पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होने के और पेन ज़्यादा होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। और जो मेल्स होते हैं उनमें उनका स्पर्म काउंट काफ़ी कम हो सकता है। फिर स्किन और हेयर में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हमारे हैंड्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई और फ्लेकी हो जाते हैं, उसमें से हमारे स्केल्स वगैरह निकलने लग जाते हैं, हमारा हेयर फॉल बढ़ जाता है और हमारे नेल्स भी टूटने लग जाते हैं। और इसके कुछ जनरल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हमें बहुत ही थका हुआ फील होना हमेशा, हमारा फेस थोड़ा फूला फूला सा लगना और ठंड की तरफ बर्दाश्त थोड़ी कम हो जाना, यानी कि ठंड ज़्यादा लगना, और हमारी वॉइस जो है, जो हमारी आवाज़ है, उसमें थोड़ा भारीपन भी आ सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाइपोथायरायडिज्म के कारण क्या-क्या होते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण जो है वो है हाशिमोटोज डिजीज। ये डिजीज जो है ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें कि हमारे थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है और वो थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारे जो थायराइड हॉर्मोन्स है जो कि T3 और T4 है, उसका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम हो जाता है और हमें हाइपोथायरायडिज्म हो जाता है। दूसरा है आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन जो एलिमेंट है वो थायराइड हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनके मॉलिक्यूल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो तो थायराइड हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इवन इफ हमारा थायराइड ग्लैंड नॉर्मली वर्क कर रहा हो। तीसरा रेडिएशन थेरेपी। बहुत सारी बीमारियां होती है जिसके ट्रीटमेंट के लिए हमें रेडिएशन लेनी पड़ती है, रेडिएशन थेरेपी लेनी पड़ती है। तो अगर हमने किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, सबसे कॉमन कैंसर होता है जिसकी वजह से हमें रेडिएशन थेरेपी देनी पड़ती है, तो अगर हमने किसी भी बीमारी की वजह से रेडिएशन थेरेपी ली है तो उन लोगों को भी हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है। चौथा सर्जरी। जैसा कि हमने हाइपरथायरायडिज्म के केसेस में देखा कि कई बार हाइपरथायरायडिज्म मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो पाता है, उन केसेस में सर्जरी करनी पड़ती है। तो एक बार अगर हमारी सर्जरी हो गई तो हमारी जो बॉडी है वो हाइपोथायरायडिज्म की तरफ चली जाती है, यानी कि थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम या बिल्कुल बंद हो जाता है। तो उन केसेस में भी हमें थायराइड की मेडिसिन लेनी पड़ती है जो कि हाइपोथायरायडिज्म को मेंटेन कर लेती है, ठीक करती है। अब हम डिस्कस करेंगे रिस्क फैक्टर्स, यानी कि वो कौन से लोग हैं जिसमें हाइपोथायरायडिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले फीमेल्स। कंपेयर टू मेल्स, फीमेल्स में हाइपोथायरायडिज्म काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। अगर आपकी एज 60 ईयर्स से ऊपर है तो आप हाइपोथायरायडिज्म से प्रोन होते हो। अगर आपकी फैमिली में किसी को ऑलरेडी हाइपोथायरायडिज्म है
तो आपको भी हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर अगर आपको कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे कि डायबिटीज, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीलियाक डिजीज, तो ये सारे डिजीजेस जिनको होते हैं उन लोगों में भी हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। फिर प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, और अगर आपके प्रेगनेंसी में आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया है और आपने उसे मेडिसिन पे कंट्रोल नहीं किया, तो आपका जो बेबी है उसमें भी हाइपोथायराइडिज्म बाय बर्थ हो सकता है और उसे लाइफ लॉन्ग थायराइड की मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। फिर जो लोग स्मोक करते हैं उनमें भी हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इस प्रॉब्लम का डायग्नोसिस बेसिकली पेशेंट की हिस्ट्री से हो जाता है, और उसे हम कंफर्म ब्लड टेस्ट के थ्रू करते हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली हाइपरथायराइडिज्म वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। फिर इसके ट्रीटमेंट भी काफ़ी इजी होता है, ये सिर्फ मेडिसिन के बेसिस पे मैनेज हो जाता है। वो मेडिसिन हमारे जो थायराइड हार्मोन कम हुए हैं उसका लेवल इंक्रीज करती है। तो T3 T4 के कम होने की वजह से हमें जो सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स रिवर्स हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगी होगी। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।